Hello, Tripti ma'am. I've heard a lot about you. Like you have been pursuing PhD and you are a JRF. So first of all, the most important question I think of this podcast is the first question. How is the experience? Do you find it worth the time, the effort? Yeah, hello, Tia. How are you? I'm really thankful for speaking with you. And as for the experience, it is really worth every second that I've put into my work. Because being a JRF itself, people say कि भाई net भी same होता है, but then I have seen it that people tend to look you through another eye when they find out that you are a JRF. So of course, being a JRF slightly makes a difference. Okay, so let's get to the question that is very, very important now. We have seen that PhD new only category has been introduced. So why has that been added to UGC net? सी व्हाट आई बिलीव इज हर बार यूजीसी में कुछ ना कुछ हल्का चेंज होता है, जैसे आफ्टर 2019 वी हैव सीन पैटर्न चेंज हो रहा है फॉर पेपर वन, इफ वी स्पेसिफिकली स्पीक की उसमें भी बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स ऐड हो रहे हैं। एंड सिंस क्या हो रहा था कि पिछले कुछ टाइम से वी ऑल नो कि जो जेआरएफ का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, बहुत कम बच्चे जो जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं। एंड उसके बाद सिंस नेट वाले बच्चे जो हैं सिर्फ नेट और जेआरएफ करने के बाद उनके पास पीएचडी का कोई ऑप्शन नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो not being despite a JRF and net, they also want to pursue PhD. So हाँ. I believe कि after all the committees recommendations ये एक addition जरूरी भी था ताकि बच्चों के पास एक कुछ एक वो उनके पास रहे कि हाँ, if not JRF, if not net, we have something in hand so that even after they are enrolled for PhD, they have ample amount of time कि वो next 6 months by this exam हैज इट्स बेनिफिट्स कि आप साल में 2 बार दे सकते हो। तो Hmm. अगर आप उस एक साल के टाइम पीरियड में इफ यू गेट एनरोल्ड योरसेल्फ एज अ रिसोर्स स्कॉलर इन एनी ऑफ योर जो पीएचडी इंस्टीट्यूशंस, तो आपके Yes. पास फिर जेआरएफ क्लेम करने का टाइम है। यू हैव दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन की ठीक है, दिस इज डन एंड आई नीड टू फोकस ऑन जेआरएफ नाउ। सो Okay. आई थिंक दिस इज अ बेनिफिट। Okay. So first of all, like everyone, I am also I am also confused. What is this PhD only category? सो सी व्हाट यूजुअली हैपेंड वाज, पहले क्या होता था हमारे पास सिर्फ दो ही कैटेगरीज थी। कुछ ऊपर के 2% जो बच्चे थे वो जेआरएफ क्वालिफाई करते थे और नीचे के जो बच्चे रहते थे वो नेट क्वालिफाई करते थे। ये थी दो कैटेगरीज। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो अभी इसी साल से एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी, दैट इज पीएचडी ओनली कैटेगरी। सो Hmm. बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखें तो ए जेआरएफ का जो टाइम पीरियड है, आपको 3 साल के अंदर अंदर कहीं एडमिशन लेना होता है पीएचडी इंस्टीट्यूशन में एंड देन ओनली यू कैन क्लेम जेआरएफ। अगर वो 3 साल का टाइम विंडो एक्सपायर हो चुका है तो यू कैन नॉट गेट योर जेआरएफ अमाउंट। Hmm. नाउ नॉट लाइक अनलाइक जेआरएफ, नेट में क्या होता है, नेट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी ऑल ओवर योर लाइफ। नेट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इफ you want to teach as an assistant professor in colleges, net is the basic requirement. So there's Okay. that. अब PhD only category में क्या है कि within a time span of 1 year, जब से आपको वो सर्टिफिकेट आता है उसके एक साल के अंदर अंदर आप किसी भी पीएचडी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो थ्रू दैट पर्टिकुलर मार्क्स। एंड यू डू नॉट हैव टू गिव एन एडिशनल एग्जामिनेशन बिकॉज नेट हो गया है। अब आपको पीएचडी के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन there is only one condition, you have to take the admission in that 1 year time period. Okay. Otherwise you have to go through that rigorous process again. Okay. 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 And what are the main requirements for these PhD applicants applying through this new category? See basically अभी तक क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो there are no specific requirements. Already there have been set standards in different universities. Some universities till now they used to take examination. Some of many prestigious institutions used to take examination. Now what will happen is, what I believe, कि एक कैटेगरी जेआरएफ हो गई है, उनके अलग अलग मार्क्स रखते हैं वो लोग कि इनको हम इंटरव्यू से एग्जाम करें, एग्जाम से एग्जाम करें। So usually the JRF candidates were exempted from the examination. Rest all had to give examination. A, उन्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, they just have to fill the application form. Hmm. They'll be called for the interview and then accordingly they'll be judged on the basis of their net, the PhD only marks and their research proposal. So they have to just apply for the same and then they have to make a research proposal accordingly if the university is required. I believe most of the universities require a research proposal just to check how well a research scholar would be, in pursuing PhD. They just check. It's just, a formality that they do. But
You have to prepare research proposal like you are pursuing PhD. ये नहीं कि इस फॉर्मेलिटी को अपन इस तरीके से ले ले, वो PhD ओनली कैटेगरी है तो हमें उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा विद द रिसर्च प्रपोजल, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु विल बी JRF or NET whose marks will be higher. Yes, correct. So, what are some practical tips that you would give for creating a strong research proposal, So see, especially for law students? yeah, of course, we'll focus on law specifically. So what happens is कि law में basically हम लोग सोचते हैं कि भाई एक तो you have to prepare yourself कि अब अगर हम लोग इस UGC नेट वाली लाइन में जा रहे हैं तो first of all you have to brace ourselves that we will be doing research for the coming 3 to 6 years. मिनिमम Yes. 3 मैक्सिमम 6 years. तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ अब मैं एक रिसर्च स्कॉलर की नजरों से बाकी सब चीजों को देखूंगा. Yes. Second, you have to short down, you have to change your perspective to a single topic कि हाँ ये नहीं कि मैं ये भी टॉपिक देख लूँ, choose a single topic. It can be criminal, civil, corporate, any topic of your interest, जो भी आपको interest, because आपको 5 साल उस टॉपिक पे वर्क करना है. पहले तो वो टॉपिक फिगर आउट करो. नाउ द पॉइंट इज कि टॉपिक कैसे फिगर आउट करोगे आप? स्टार्ट रीडिंग रीसेंट रिसर्च प्रपोजल्स, रीसेंट जर्नल्स, रिसेंट आर्टिकल्स की किस चीज पे बात हो रही है. सी फॉर एग्जांपल रिसेंटली AI बहुत ज्यादा ट्रेंड में, तो ऑलरेडी इस पे रिसर्च मैं बता रही हूँ कि थीसिस बन चुकी होंगी लोगों की, बट फिर भी देयर आर मेनी लैक्यूनास जो रह रहे हैं. तो अगर आप 10 से 12 अगर आर्टिकल्स पढ़ लोगे या जर्नल्स पढ़ लोगे तो आई बिलीव कि आपको खुद को आप ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ आएगा कि उस पर रिसर्च करनी, नहीं. You have to go through several journals and then you will start thinking कि अच्छा इसमें ये मिसिंग था, इसमें ये मिसिंग था. Try writing it down कि हाँ ये मिसिंग है, and then make a list कि okay I can work on this. Yes, I can correct. work on this and then start working on that topic. हाँ, It could not उनके be like लूपहोल पे या लकूना पे या जो एक वॉइड क्रिएटेड है जहां पे रिसर्च नहीं हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए रीसेंट टॉपिक्स को हम you और have अच्छे से. ओके. yeah, you have to go through the journals because ऐसे हमें नहीं पता चलेगा कि किसमें गैप है. रीडिंग इज अ मस्ट बिकॉज आपको PhD में करनी ही रीडिंग है. हमारे लॉ में ऐसा नहीं होता है कि वी कैन गो टू प्लेसेस एंड फाइंड समथिंग. वी Yes. हैव टू फाइंड थ्रू आवर बुक्स, आवर बेयर एक्ट्स, आवर जर्नल्स. दैट्स द ओनली थिंग वी हैव, सो यू हैव टू रीड देम. देयर इज नो ऑप्शन. Correct. So these are only two tips that will help creating a strong research proposal. Yeah, and then you have to see कि कौन कौन से रिसर्च प्रपोजल ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग सी व्हाट आई बिलीव इज की फॉर्मेटिंग लास्ट में आप कर लोगे. जब आप वो पढ़ोगे तो आपका यू विल फाइंड दी हाइपोथेसिस कि क्या उसमें मिसिंग है और आप किस पे बना सकते हो. Correct. हाइपोथेसिस आपकी प्रिपेयर है, इंट्रोडक्शन आपका प्रिपेयर है, आप पढ़ चुके हो. तो द नेक्स्ट थिंग इज लिटरेचर रिव्यू. If you have read down 10 to 15 journals, your literature review is already ready. Prepared. You Correct. know कि क्या है. Yeah, research objectives are also prepared. Research methodology. Now, for research methodology, बहुत सारे law students doctrinal research ही prefer करते हैं. हाँ, correct, correct. वही prefer करते हैं, वही की जाती है usually Correct. 99% of the time. तो वो Correct. आपकी methodology तैयार है. So what else is required for research proposal? These are the basic things. Now you just have to put it in an aligned manner very beautifully so that the person seeing looks that and he finds out that okay, research proposal में इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, so of course he'll put in more efforts throughout his thesis time. Do you think language is also very important कि मतलब अगर अच्छी लैंग्वेज होगी, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होंगे या उसको ब्यूटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? See, बहुत मैं कहूंगी कि इट डज मेक अ डिफरेंस, बट आई थिंक 0.1% ओनली. बिकॉज अगर आपसे इफ दे आस्क इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ब्यूटिफाइड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, यू हैव पुट सम वेरी गुड वोकैबुलरी, सम वेरी टफ वर्ड्स जो सामने वाले इंटरव्यू को भी समझ नहीं आ रहे हैं, बट देन इफ ही आस्क्स यू अ बेसिक क्वेश्चन कि हाउ विल यू कलेक्ट अ डेटा, एंड सपोज आपको वो पता ही नहीं है कि आपका डेटा कलेक्शन, और वो आपको उसमें बोल देते हैं कि अच्छा हाउ विल यू प्रिपेयर, और आपको पता ही नहीं कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे, and then you are stuck at that point. So there is no point of that beautification. Correct. You have to prepare your best कि आप किसी को समझा पाओ. आप किसी एक ऐसे इंसान को भी पकड़ के समझा सकते हो कि भाई मेरी रिसर्च ये बोलती है और मैं ऐसे इसको कंडक्ट करूंगा और इससे ये फायदे हो सकते हैं. Agreed. हाँ. So there's that. So beautification a little it matters, but rest it's what actually the content you are putting into your proposal. That अगर you are well versed with the content that you have put, if you are well versed with what you have studied, तो उसके बाद beautification is in the last stage कि of मतलब course it is. जरूरी नहीं है, but it is
मतलब वही ब्यूटिफिकेशन का ही काम करता है, करेक्ट? हाँ, वो that is of course that it enhances your research proposal if you are well versed with the facts, the content, करेक्ट। the literature review. You know कि कहाँ पे कौन सा lacuna था, कौन सा literature review मैंने पढ़ा था और उसमें ये चीज मिसिंग थी। तो हाँ। वो आप अगर अच्छे से, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप जो उसको अच्छे से पुट कर पाओगे। करेक्ट। either some very good vocabulary words or not, it doesn't matter, आपने उसको अच्छे से कंसाइज फॉर्म में लिख दिया है तो it is more than enough. परफेक्ट। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसका पूरा क्रक्स ये निकल के आता है कि ऐसा रिसर्च प्रपोजल बनाओ जिसमें अगर कोई कुछ क्वेश्चन करे तो आपके पास 100% उसका आंसर प्रिपेयर्ड हो, Of है course ना? it is a must, it is a Okay. must. The last question for our conversation is going to be, how does this category help PhD applicants who want to get into teaching? सी व्हाट हैपेंस यूजुअली इज कि कहने को तो हमारे पास क्या है, हम इतना बोल रहे कि रिसेशन है, ये है वो है, बट देयर आर मेनी कॉलेजेस जो अभी भी आई हैव सीन कि बिना नेट वाले कैंडिडेट्स भी दे आर टीचिंग समवेयर. सो हाँ। व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर अ पीएचडी कैंडिडेट, इफ यू आर परस्यूइंग योर पीएचडी, तो ये हाँ। पीएचडी ओनली कैटेगरी लेके आप अपने आप को एज अ पीएचडी स्टूडेंट एनरोल कर लेते हो. करेक्ट। यू आर डन विद योर बैचलर्स, यू आर डन विद योर मास्टर्स एंड यू हैव क्वालिफाइड. ऐसा नहीं कि पीएचडी ओनली कैटेगरी कुछ ऐसा ही है कि वो भी बिना किसी मेहनत के हो गया. द पर्सन स्टार्टिंग तभी उसने वो एक सेट क्राइटेरिया में मार्क्स लेके आया है. तो अगर वो कैटेगरी और आप अपने आप को एज ए पीएचडी कैंडिडेट एनरोल कर लेते हो तो किसी कॉलेज में एटलीस्ट you are eligible to apply for assistant professor, and then while you are teaching you have many options. While you are teaching you can either prepare for net, because of course phd only candidates का next step जो होता है, next best step if they want to get into professorship, then there's net or there's JRF. So side by side उनकी PhD चल रही, तो it's like I believe कि इसमें कोई loss नहीं हो रहा है, it's your profit only. It is an additional profit that UGC has given, and somewhere it boosts the morale of the candidate करेक्ट। कि सो this step is done. हाँ, Yeah. एक क्वेश्चन थोड़ा सा इस पॉइंट से हटके, आफ्टर पीएचडी इफ यू डोंट गो फॉर टीचिंग देन व्हाट डू यू गो फॉर, लाइक व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स? Besides teaching, यस। see there are many institutions. For example, अगर हम यूजीसी की बात करें तो वो लोग एडिटर अपने उनके एडिटर के लिए वो पोस्ट निकालते हैं, वो लोग रिव्यूअर के लिए पोस्ट निकालते हैं. सो दे आर दीज, मैंने अभी रिसेंटली ये सारी चीजें देखी हैं. काफी ऐसे वेरियस जो जर्नल्स होते हैं उनमें आप टीचिंग नहीं करते हो, बट इफ यू आर अ पीएचडी कैंडिडेट, तो फॉर एग्जाम्पल स्कोपस, हम्म। इट टेक्स पीएचडी कैंडिडेट्स. अगर आप वहां पे एडिटर की पोस्ट पे लग जाते हो तो यू गेट टू सॉर्ट आउट द जर्नल्स, यू गेट टू सी, एडिट कर पाते हो, आप उनको देख पाते हो कि सही है कि नहीं है. सो देयर आर दीज ऑप्शंस अवेलेबल टू पीएचडी कैंडिडेट्स इफ यू आर नॉट इनटू टीचिंग. Okay. So that was perfect, ma'am. Thank you for answering so many questions. I think this video is going to help a lot of UGC NET students, and I want to thank you on their behalf. Obviously, they're going to write thank you in the comments, but still, No, it no, was it's my really pleasure. nice talking to you. I hope we Same. see more of you. Of course, sure, sure, sure. I'm really thankful ki, and I'm really looking forward कि बच्चे इस वीडियो से help ले सके, because there are many confusion regarding this PhD only category that has been introduced. Anything that new comes and there is a lot of confusion because बहुत clarity मिलती नहीं है. Okay. Yeah, Thank you, ma'am. Thank you for the session. yeah. Likewise. Thank you, Sia.